सभी को नमस्कार। कक्षा 12 का हिस्ट्री की हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, आज का हमारा जो लेसन राजा, किसान और नगर, इसमें हमने एक पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया था। अब हम सेकंड पार्ट का अध्ययन करते हैं। तो इसके कुल 3 ही पार्ट बनेंगे। जिन बच्चों ने पहले अध्याय के 4 पार्ट नहीं देखे वो अपना काम पूरा करें। इस तरफ मैंने ये पॉइंट इसीलिए लिखे हैं, सीधा पढ़ाया जा सकता था, लेकिन ये आपकी बुक के पॉइंट है। जो 12th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं उनको टू द पॉइंट पढ़ना है। जो किसी कंपटीशन एग्जाम, पीसीएस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं वो सिर्फ फैक्ट को देखेंगे। राजा, किसान और नगर में हमारा, इससे पहले हमने 3 पॉइंट डिस्क्राइब कर लिए जिसमें हमने मौर्य काल तक पढ़ा था। थोड़ा सा जो बुक में नहीं दिया हुआ मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बताता हूं। वो ये था कि हमने देखा कि मौर्योत्तर काल में, मौर्यों के बाद जो काल आता है उसको हम नाम देते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में क्या था? मौर्योत्तर काल में थोड़ा सा एक हमारे पास डिफरेंस आता है। वो ये था कि 4 एक हमारे पास विदेशी सत्ता होती है, विदेशी शासक आते हैं, और 4 हमारे पास देशी राजा होते हैं। देशी और विदेशी क्या क्या होते हैं? मौर्यों के बाद विदेशी आक्रमण शुरू हो जाते हैं। हम कुछ राजाओं के पढ़ेंगे नाम, जिनमें मुख्य है हिंद यवन पहले आए थे, उसके बाद आएंगे शक, उसके बाद आएंगे कुषाण और उसके बाद आएंगे हूण। शक, कुषाण और हूण। और इस तरफ मौर्यों के बाद, हमने मौर्य काल तक पढ़ लिया है। मौर्यों के बाद भारत में ये जो सीरीज है ये सारे विदेशी राजा हैं। इससे पूर्व एक राजा हुए हैं हिंद यवन या यूनानी। इनमें प्रसिद्ध राजा था सिकंदर, जिसका आक्रमण 326 ईसा पूर्व में कुल 19 माह वो भारत में रहता है। और उसका आक्रमण जो था वो मौर्यों से पहले है। मौर्यों के बाद ये आक्रमणकारी भारत में आते हैं। और मौर्यों के बाद कौन आएंगे? भारत में जो देशी राजा शुंग के बाद कणव के बाद सातवाहन, और सातवाहन के बाद हम बात करें तो चेदी वंश। इनका हमने जिक्र करना है। हमारी बुक में जो जिक्र दिया गया है वो दिया गया है इनका। इसके बारे में वर्णन नहीं है। नेक्स्ट अध्याय में हम देखेंगे। शुंग का कोई विशेष वर्णन हमें मिलता नहीं, कणव का नहीं मिलता। सातवाहन के बारे में जिक्र किया गया है। सातवाहन के बारे में जिक्र किया गया। तो आज हमने इस चैप्टर में शक, कुषाण, सातवाहन और एक कुषाणों के बाद सातवाहनों के समकालीन राजा आएंगे गुप्त, इनका जिक्र हम करेंगे। तो आज की क्लास में हमने किन 4 राजवंशों पर डिस्कशन करना है? 2 हो जाएंगे हमारे देशी राजवंश यानी कि भारत के सातवाहन और गुप्त, और 2 हो जाएंगे विदेशी शक और कुषाण। तो अभी हम पढ़ते हैं हमारा पॉइंट राजधर्म के नवीन सिद्धांत। तो इसको आप थोड़ा सा नोट कर लें कि मौर्य काल तक हमने देख लिया। मौर्योत्तर काल के बाद भारतीय भूमि पर 4 देशी राजाओं की सत्ता स्थापित होती है और 4 विदेशी राजाओं की सत्ता स्थापित होती है। तो चलिए हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। पीसीएस एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं एसआई की, वो सिर्फ फैक्ट नोट करेंगे, न कि ये पॉइंट। सिर्फ आपको फैक्ट देखने हैं। ये पॉइंट है 12th क्लास के लिए, क्योंकि उनको टू द पॉइंट पढ़ना पड़ता है। राजधर्म के नवीन सिद्धांत में हमारे पास पहला पॉइंट आ जाता है दक्षिण के राजा और सरदार। दक्षिण के राजा और सरदार, इसमें दक्षिण के राजा, सरदार, ये सरदार मैं हूं, वो सरदार नहीं है। ये सरदार कहते हैं मुखिया को, ये सरदार। अब दक्षिण के राजाओं में मैं बात करूं तो इस समय दक्षिण भारत का जो प्रदेश था, एक नाम आता है तमिलकम में 3 राजवंशों की सत्ता स्थापित हुई थी। एक चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेर, पांड्य 3 राजवंशों की सत्ता स्थापित हुई थी
दक्षिण भारत में, और जहां पर इनकी सत्ता स्थापित थी उस प्रदेश को कहते हैं तमिलकम। अब हमने ये देखना है, थोड़ा सा अगर मैप में हम बात करें तो यहां मैं छोटी बात बना देता हूं भाई। चलो, ये है दक्षिण का प्रदेश। तो यहां पर हम देखते हैं तमिलनाडु, यहां पर तमिलनाडु, ऊपर आंध्र प्रदेश और इधर केरल। तो केरल वाला जो प्रदेश था वहां पर सत्ता किसकी थी? चेर वंश की। यहां पर सत्ता किसकी थी? ऊपर वाले यहां पर थे चोल, और ये जो है यहां पर कौन थे? पांड्या। तो इस पूरे प्रदेश को क्या कहा जाता था? तमिलकम। हम आज के भारतीय राज्यों की बात करें तो केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर जिन 3 राजवंशों का नाम आता है वो कौन से थे? चोल, चेर, पांड्या। और चोल, चेर, पांड्या का हम आगे जिक्र करेंगे, तमिल साहित्य की बात आएगी आगे। तो तमिल साहित्य यहां बात आएगी जब हम पढ़ेंगे ग्रामीण समाज में विविधताएं। यहां मैं आपको बात बताना चाहूंगा, चोल, चेर, पांड्यों की जानकारी हमें किससे मिलती है? तमिल भाषा का जो साहित्य है, तमिल साहित्य, और तमिल साहित्य को क्या नाम दिया जाता है? संगम। तमिल साहित्य को क्या नाम देंगे हम? संगम साहित्य। इसी तरह जैसे जैन धर्म का साहित्य है उसको क्या कहते हैं? आगम। आगम हमने पीछे जो 12th क्लास का सिलेबस था उसमें ये दोनों जिक्र आते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम, जैन। और तमिल भाषा का जो साहित्य है उसको क्या नाम देते हैं? संगम साहित्य, जो कि चोल, चेर, पांड्यों के बारे में हमें जानकारी देता है। ये थे दक्षिण के कुछ राजा जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये मुखिया के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण के राजाओं के साथ साथ हम जिक्र करते हैं, अब जो मैंने यहां पर 3 राजवंश विदेशी लिखे थे और 3 देशी राजा लिखे थे, तो उनमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनमें से कुछ का जो शासन था वो उत्तरी भारत में था और कुछ का जो शासन था वो दक्षिण भारत में था। तो अब हम देखते हैं दक्षिण भारत में कौन है और उत्तरी भारत में कौन है। हमारी बुक के अकॉर्डिंग पहला नाम आता है सातवाहन। देखिए, सातवाहनों का मैंने दो लिखा है। सातवाहनों का जो शासन काल था हमारी बुक के अकॉर्डिंग, इस बुक के अकॉर्डिंग सातवाहनों का शासन था दूसरी सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी ईस्वी तक। दूसरी सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी ईस्वी तक ये शासन काल रहता है सातवाहनों का दक्षिण भारत में। अभी मैं आपको मैप के जरिए भी ये बता दूंगा कि सातवाहनों का जो भौगोलिक क्षेत्र था वो कौन सा था। और सातवाहनों के समय ही हम अगर मान लें तो शक राजा हुए हैं जो कि मध्य एशिया की विदेशी जाति थी। इनका शासन था दक्षिण में और कुछ पश्चिमी भारत, और शकों का शासन था उत्तर पश्चिमी भारत और मूल रूप से पश्चिमी भारत। मैं आपको मैप में इनको डिस्क्राइब करता हूं। अभी हम मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मैप के जरिए हम देखते हैं कि दक्षिण में कौन थे, उत्तर भारत में कौन थे। अब देखो ये जो प्रदेश है, देखो सातवाहनों का शासन था, इनको आंध्र सातवाहन कहते हैं। अमरावती जो राजधानी, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला मसला हुआ और कहते हैं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, और ये जो बात आई थी अमरावती, तो अमरावती आंध्र सातवाहनों की राजधानी हुआ करती थी। तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का कुछ इलाका यहां पर सातवाहन राजा उनका शासन था दूसरी सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी ईस्वी तक। हालांकि बाद में आंकड़े
ज्यादातर ये माना गया है कि प्रथम 100 सदी ईसा पूर्व से पहली सदी ईसा पूर्व तक जो शासन था वो किसका था? सातवाहनों का। सातवाहनों के समय हम इधर देखते हैं, गुजरात और उत्तर पश्चिमी भारत में। यहां पर हम देखें तो किनका शासन था? शक राजाओं का शासन हुआ करता था। जैसे ही हम आगे वाले पॉइंट पे आते हैं, दैनिक राजा, ये मैं यहां यूं ही दिखा देने, यहां हम छोड़ देते हैं इसको, आगे वाले पॉइंट पे आते हैं, ये मैथ में तब भी काम दे जाएगा। तो दैनिक राजाओं में अब दक्षिण के राजा और सरदार की बात हो गई कि सातवाहन राजा हुए थे। सातवाहन राजा हुए थे तो उसमें हमने जिक्र कर लिया कि मौर्यों के बाद कौन आते हैं? अंतिम मौर्य राजा जो था बृहदत्त, अंतिम मौर्य राजा था। इसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। और शुंग वंश के बाद शासन आता है कण्व वंश का। कण्व वंश के सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की सत्ता स्थापित करता है। सातवाहन वंश की स्थापना करता है कौन? सिंहमुख। सातवाहनों का संस्थापक कौन है? सिंहमुख। तो ये सीरीज क्या हो गई? मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहदत्त, उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना कर दी। ये सारी स्टोरी यहां तक कहां चल रही है? उत्तरी भारत में। मौर्य कहां थे? मौर्य यहां थे। पाटलिपुत्र में हम बात करें तो हालांकि पूरे भारत में फैले हुए थे, लेकिन हमें तो बात करनी है पाटलिपुत्र की। ठीक है, तो पाटलिपुत्र यानी कि पाटलिपुत्र की मौर्यों की राजधानी हुआ करती। हालांकि पूरे क्षेत्र पर इनका प्रभाव अधिकार था। इनके पहले की बात है, मौर्य यहां थे, इनके बसने से पहले। मौर्य के बाद शुंग आते हैं, शुंग भी वहां रहे, कण्व, और फिर आते हैं सातवाहन। सातवाहन क्या करते हैं? उत्तरी भारत में भी सातवाहन रहे थे, ऐसी बात इतिहासकारों ने सिद्ध की है। अपनी बुक में इसका कोई जिक्र नहीं है। तो सातवाहनों का जो शासनकाल ज्यादा रहता है वो कहां थे? दक्षिणी भारत में। सातवाहन वंश की स्थापना कौन करता है? सिंहमुख। ये हमने अभी डिस्कशन किया था। दक्षिण के राजा और सरदार में हमने पढ़ लिया, 3 चोल चेर पांड्या वो, और दूसरी बात हुई सातवाहन और शक राजाओं की। शक राजाओं का शासन कहां था? पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भारत में। और सातवाहन राजाओं का शासन कहां था? दक्षिण, और इसको दक्कन कह सकते हैं हम, दक्कन प्रदेश और पश्चिमी प्रदेश में इनका शासन स्थापित था। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है दैनिक राजा, कि किस तरह इन राजाओं ने अपने आप को देवता और भगवान बताया ताकि प्रजा उनकी हर बात को सत्य माने। तो जो दैनिक राजा थे उनमें हमें जिक्र करना है कुषाणों और गुप्त राजाओं का, जिन्होंने खुद को देवता की तरह बताया और उनकी प्रजा ने भी उनको देवता की तरह माना। एक शब्द आता है माट। माट यूपी में स्थान पड़ता है। यहां पर कुषाण शासकों की बहुत सारी मूर्तियां मिली है। आपकी बुक में इस चैप्टर में एक बड़ा सारा कोट दिखा रखा है, कुषाण राजा का कोट। तो माट क्या है? प्रश्न ये बनता है कि यूपी के स्थान से कुषाण राजाओं की असंख्य मूर्तियां मिली हैं, तो कौन सा स्थान है? माट। या माट से किस वंश के राजाओं की मूर्तियां मिली? अब हम बात करते हैं कुषाण वंश की। तो कुषाण वंश की पहला शासक कौन होता है? कुजल कटफिसस। कुजल कटफिसस कुषाण वंश का पहला राजा था। और उसके बाद आता है विम कटफिसस, और उसके बाद इनका बड़ा राजा जो आता है वो आता है कनिष्क। कौन आता है? कनिष्क। कुजल कटफिसस को इनका संस्थापक माना जाता है। विम कटफिसस की विशेषता क्या है कि विम कटफिसस ने सबसे पहले
भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्के, वेब कंट्रीज, सोने के सिक्के इसमें काफी मात्रा में चलाए कुषाणों में। और उसके बाद कनिष्क की बात आती है। कनिष्क के बाद कुषाण राजा अपने आप को अपने नाम के आगे क्या नाम लगाने लगे थे? देवपुत्र। क्योंकि चीन के राजा कुषाण थे, कहां के? शक विदेशी थे, कुषाण भी विदेशी थे। मध्य एशिया की युची जाति थी जो कि 5 शाखाओं में बंट जाती है। उस युची जाति में एक जो इनकी शाखा थी उसका नाम था कुषाण। अभी शक, कुषाण और ये मैं दोबारा से फिर डिस्क्राइब कर दूंगा अच्छे से। आपने ये समझना है कुषाण कौन थे? विदेशी थे। मध्य एशिया की युची जाति से संबंध है इनका। मध्य एशिया, मध्य एशिया आज के वो देशों की बात करें, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो देश है वो मध्य एशिया के देश आते हैं। तो कुषाणों में अब प्रश्न ये बनता है आपका, एक छोटा प्रश्न कि देवपुत्र, कौन से राजा अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाते थे? तो वो थे कुषाण राजा। तो कनिष्क के बाद ये अपने आप को देवपुत्र कहने लगे थे। और कनिष्क की एक महान देन जो है वो है 78 ईस्वी में इन्होंने शक संवत शुरू किया था। 78 ईस्वी में कौन सा संवत शुरू किया? शक संवत। तो ये कनिष्क के बारे में। बहरहाल हम इतना ही इसके बारे में जिक्र करेंगे। अब हम देखते हैं कि आगे कुषाणों के बाद कौन आता है। देखिए यहां हम बात करें, यहां विदेश में शक इधर बैठे हुए हैं, इस तरफ उत्तरी भारत में कुषाण बैठे हुए हैं और दक्षिण भारत में सातवाहन है। ये है एक चार्ट, इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। अब हम बात करते हैं कुषाणों के बाद क्या था या कुषाणों से पहले क्या था। देखिए जब उत्तरी भारत में कुषाण थे तो यहां कौन थे? शक। और दक्षिण में कौन थे? सातवाहन। कुषाणों के सामंत थे गुप्त। कुषाणों के अधीन काम कौन करते थे? गुप्त करते थे। और गुप्तों ने कुषाणों की उत्तरी भारत से सत्ता समाप्त करके अपने वंश की स्थापना कर दी, गुप्त वंश की। और सातवाहनों के बाद कौन आएंगे? वाकाटक। ये आप ध्यान रख लेना है, ये पॉइंट अब लगा लो। यहां शक ही रहेंगे। उत्तरी भारत में कुषाणों के पतन के बाद कौन सी सत्ता स्थापित होती है? गुप्त वंश की सत्ता स्थापित होती है। और दक्षिण भारत में सातवाहनों के बाद कौन आएंगे? वाकाटक। क्योंकि इस वंश का एक बार जिक्र होगा अपनी बुक में, वाकाटक वंश का। तो ये हमने देखना है क्योंकि यहां पर गुप्तों का जिक्र आ गया, इसलिए गुप्त। तो गुप्त जब थे आपने दिमाग में रखना है, जिस समय उत्तरी भारत में गुप्तों का शासन था तो दक्षिण भारत में कौन आ जाएंगे? वाकाटक। इसी जगह गुप्त वंश की स्थापना कब होती है? गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में कौन करता है? श्रीगुप्त। यूपी और बिहार का जो इलाका है, पाटलिपुत्र ही इनकी राजधानी रहेगी। ठीक है, 275 ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं। और इस समय गुप्त वंश की स्थापना कौन करता है? श्रीगुप्त। जिस समय उत्तरी भारत में गुप्त थे, दक्षिण भारत में वाकाटक और पश्चिमी भारत में कौन थे? शक। इनका जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि गुप्त वंश के आगे हम पॉइंट पढ़ेंगे, एक पॉइंट आएगा भूमिदान, जिसमें प्रभावती गुप्ता का जिक्र आएगा। तो वो जो थी प्रभावती गुप्ता, गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और वाकाटक वंश के राजा से उसकी शादी हुई थी। उसका जिक्र हम आगे करेंगे, बहरहाल हम यहां देखते हैं। तो गुप्तों के बारे में हमने डिस्कशन करना है। भाई दैविक राजा, जो राजा देवता के समान अपने आप को मानते थे, उसमें जिक्र आ गया पहले किसका? कुषाणों का। और दूसरा जिक्र हम किसका करेंगे? गुप्तों का।
देखिए गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में कौन करता है? श्रीगुप्त करता है। और गुप्त वंश में श्रीगुप्त के बाद जो आता है वो राजा हमारे सिलेबस में मुख्य रूप से, वैसे तो गुप्तों के राजाओं के बारे में 12वीं की बुक में तो है ही, लेकिन मुख्य जो राजा जहां से शुरुआत होती है वो होती है चंद्रगुप्त प्रथम से। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, 3 यहाँ के मुख्य राजा हुए। अब गुप्त वंश में एक राजा आता है जिसका नाम था समुद्रगुप्त। इसको समुद्रगुप्त नहीं बोलना, ये है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हुआ है हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबार में रहने वाले उसके राजकवि हरिसेन ने एक प्रशस्ति लिखी जिसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति, या इसको हम प्रशस्ति पत्र होता है, या इसको हम इलाहाबाद प्रशस्ति भी कह सकते हैं। प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति, इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति, ये हम इसको नाम देते हैं। अब प्रश्न यहां से क्या बनता है? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति में किस राजा की विजयों का उल्लेख है? समुद्रगुप्त की। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में। और प्रयाग प्रशस्ति की शैली जो थी, क्योंकि कोई भी रचना होती है वो या तो गद्य में होती है या पद्य में होती है, गद्य पद्य में। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति जो थी वो कुछ तो गद्य में लिखी गई और कुछ पद्य में लिखी गई, तो इस शैली को हम नाम देंगे, दोनों ही रूप में लिखी जाए तो उस शैली को कहते हैं चंपू शैली। तो प्रयाग प्रशस्ति किस शैली में है? चंपू शैली। ये प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बात है। अब जो हरिसेन है वो समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में कुबेर के समान बताता है। धन का देवता कुबेर, इसको परमात्मा कहता है प्रयाग प्रशस्ति में कि वो परमात्मा के समान है, वो कुबेर के समान है। तो इतनी ज्यादा तवज्जो देता है, मतलब वो इसको देवता बना देता है। समुद्रगुप्त के बारे में छोटी छोटी बातें कि समुद्रगुप्त जो है उसको वीएस स्मिथ, विंसेंट स्मिथ, वीएस स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। नेपोलियन जो फ्रांस का राजा हुआ था, तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की है वीएस स्मिथ ने। तो समुद्रगुप्त की जानकारी हमें मिलती है प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन करता है संस्कृत भाषा और चंपू शैली में। ये हो गए गुप्त। कुषाणों के बाद हो गए गुप्त। एक बड़ा सारा मैप बना के वो बाद में और अपने डिस्क्राइब करूंगा। अब 4 नंबर पॉइंट हो गया राजरंग के नवीन स्नान की, कौन कौन से नए नए राजा आए और उन्होंने किस तरह से अपने नए नए सिद्धांत दिए। तो इनमें हमने 4 राजवंशों के बारे में मुख्य रूप से पढ़ा। सातवाहन, 2 विदेशी, शक और कुषाण, 2 देशी, सातवाहन और गुप्त। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बदलता हुआ देहात, बदलता हुआ जीवन, किस तरह का समाज था, किस तरह से उसमें बदलाव आया। और इसका पहला पॉइंट है जनता में राजा की छवि। देखो एनसीईआरटी कुछ बातें ऐसी लिखती है ताकि आप सोचने पर मजबूर हो जाओ। आप सोचो कि वाकई में ऐसा हुआ था क्या? उस समय का जीवन कैसा होगा, समाज कैसा होगा, राजा की छवि जनता के मन में क्या थी? ये प्रश्न अक्सर आपके मन में आने चाहिए जब भी आप इतिहास पढ़ो। तो पहली लाइन ये आती है, उस समय राजा के लिए या राजा की छवि जनता के मन में कैसी थी, उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं मिलता। लेकिन 1वीं सदी ईस्वी में लिखी गई थी जातक कथाएं, और एक आता है पंचतंत्र। तो जातक कथाएं जो है वो क्या थी, पहले बता देता हूं। जातक कथाएं हैं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कुल 570 के आसपास कथाएं बनती है कि उनका पहले भी जन्म हुआ था। ये किस भाषा में है?
पाली भाषा में, ध्यान रहना चाहिए, जातक कथाएं किस भाषा में मिलती है? पाली भाषा में। और पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। तो इनसे हमें ये कुछ उदाहरण है जातक कथाएं और पंचतंत्र, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ राजा ऐसे हुए जिनको राजा अपने जनता बहुत ही बुरा मानती थी, राजा की छवि उनके मन में अच्छी नहीं थी। कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे शासक हुए, तो ये हमें जानकारी इनसे मिलती है। दूसरा पॉइंट है उपज बढ़ाने के तरीके। देखिए 6वीं सदी ईसा पूर्व में हमने पढ़ लिया था, उत्तर वैदिक काल के बाद भारत में लोहे की खोज हो जाती है 1000 ईसा पूर्व में, और उसका फायदा क्या मिलता है? लोहे की जो खोज हुई तो उससे क्या है, लोहे के फाल बने, पैदावार बढ़ने लगी। तो उपज बढ़ाने के तरीके क्या थे? किस तरीके से जनता ने अपनी उपज बढ़ाई? तो वो ये थे, हम मान सकते हैं लोहे के हल, लोहे के फाल, जिससे क्या है कम समय में ज्यादा फसल बिजाई हो सकती थी, निराई गुड़ाई हो सकती थी। और इसके साथ साथ हम देखते हैं सिंचाई के जो साधन थे, कुओं से, तालाबों से, नहरों से, ये भी बढ़ने लगे थे। इससे भी जो है उपज उनकी बढ़ गई। तो बहुत सारे तरीके थे जिससे जनता ने अपने उपज बढ़ा ली। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। यहां ध्यान देने योग्य बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, कि जब उपज तो बढ़ गई, लेकिन उपज बढ़ी जरूर, लेकिन लाभ जो था वो असमान था। यानी कि जो गरीब थे वो गरीब ही थे, अमीर और ज्यादा अमीर होने लगे थे। तो लाभ जो है असमान है, तो समाज में विभिन्नताएं तो आएंगी। एक उच्च वर्ग हो जाएगा, एक निम्न वर्ग हो जाएगा, मध्यम वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह उनमें क्या है, सामाजिक असमानताएं जो है वो बढ़ने लगी। किस कारण? लाभ असमान था। तो यहां हमें छोटे छोटे शब्द देखने को मिलेंगे। गृहपति, गृहपति किसको कहते हैं? जो छोटे छोटे जमींदार थे। गृहपति यानी कि गृहपति, हालांकि घर का मुखिया, गृहपति का मतलब घर का मुखिया भी होता है। तो जो छोटे छोटे जमींदार थे उसको गृहपति कहते हैं। तमिल साहित्य, जिसको हम नाम देते हैं क्या? संगम साहित्य। संगम साहित्य में एक शब्द आता है वेल्लार। हालांकि ये शब्द जो है वो है वेल्लार, सिर्फ वेल्लार है। तो वेल्लार शब्द आता है जिसका अर्थ क्या होता है? बड़े जमींदार। इन शब्दों के अर्थ आपको याद करने पड़ेंगे। आप चाहे सीटेट एग्जाम दे रहे हो, पीसीएस एग्जाम दे रहे हो, एसआई का एग्जाम दे रहे हो, या जो भी आरएस का, और 12वीं में तो काम की है ही है। तो आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे वेल्लार का क्या अर्थ था? बड़े जमींदार। एक शब्द आता है अणिमयी। अणिमयी क्या था? दास। अब इस पॉइंट में ही इन शब्दों का जिक्र क्यों किया गया? क्यों? क्योंकि जब लाभ बढ़ने लगा तो विभिन्नताएं भी बढ़ने लगी। उच्च वर्ग था वो और ज्यादा उच्च होने लगा, तो दास बनने लगे। कुछ लोग मध्यम वर्ग में आने लगे, कुछ लोग छोटे जमींदार थे, कुछ लोग बड़े जमींदार थे। तो उनके बारे में शब्दावली तो है ना। जो बड़े जमींदार हैं उनको तमिल साहित्य में क्या कहा गया? वेल्लार। और जो छोटे जमींदार हैं उनको क्या कहा गया है? गृहपति। और जो दास थे उनको क्या कहा गया है? अणिमयी। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। अब हमने देखना है कि जब राजाओं की सत्ता बढ़ने लगी, राजाओं का जो भौगोलिक क्षेत्र था, उनके राज्य की सीमाएं जब बढ़ने लगी, तो उन्होंने क्या है, कुछ ना कुछ भूमि दान देना शुरू कर दिया। देखो शुरुआती दौर में ये जो भूमि दान था वो धार्मिक उद्देश्य के लिए दिया जाता था, यानी कि ब्राह्मणों को ही दिया जाता था। अब एक शब्द आता है अग्रहार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्रहार क्या है? ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। किसको देते थे ये? ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को क्या कहते हैं? अग्रहार कहते हैं। ये हमने ध्यान में रखना है।
अब शुरुआती दौर में भूमिदान के जितने भी उल्लेख मिलते हैं वो मिलते हैं धार्मिक उद्देश्य से, धार्मिक पर्पज से। लेकिन उस समय एक बात और विशेष थी कि ये जो भूमिदान था या संपत्ति में जो हक होता था वो बेटी का संपत्ति में एक हिस्सा बहुत कम देखने को मिलता है। अपवाद स्वरूप हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो एक उदाहरण आता है हमारे सामने प्रभावती गुप्ता का। अब ये प्रभावती गुप्ता कौन थी? प्रभावती गुप्ता गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या था? उसने जब वो सत्ता पर आसीन होता है तो उसने जिस तरह अकबर ने वैवाहिक संबंधों द्वारा, मध्यकालीन भारत में हम देखते हैं अकबर वैवाहिक संबंधों द्वारा अपना साम्राज्य विस्तार करता है, वैसा ही हम प्राचीन काल में देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। उसके तो वो क्या करता है, उसको पता था इधर शक पावरफुल है, दक्षिण भारत में वाकाटक पावरफुल है, तो वो क्या करेगा, गुप्तों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया था। प्रभावती गुप्ता कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की छोरी थी। इसकी शादी हो जाती है रुद्रसेन द्वितीय से। तो रुद्र कौन सा था? वाकाटक। तो इनके वैवाहिक संबंध होंगे और बाद में चंद्रगुप्त इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेगा और शकों को वैसे ही पराजित कर देगा। इसीलिए वो विक्रमादित्य और शक्कारी की उपाधि धारण करता है चंद्रगुप्त द्वितीय, शकों को भारत से अंतिम रूप से खदेड़ देगा। तो प्रभावती गुप्ता क्या है? प्रभावती गुप्ता की शादी होगी रुद्र द्वितीय से और इसी जल्दी ही शादी के कुछ समय बाद रुद्र द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और राजकाज कौन संभालती है? खुद प्रभावती गुप्ता। तो प्रभावती गुप्ता क्या होगी? वहां की महारानी हो गई जो शासन संभालती है। तो प्रभावती गुप्ता जो है वो एक संपत्ति की उसका मालिकाना हक हो गया, वो लोगों को भूमि दान भी देती है। तो प्रभावती गुप्ता के बारे में हमें जानकारी मिलती है पूना ताम्र अभिलेख से। पूना ताम्र अभिलेख, पूना का ताम्र लेख है, उससे प्रभावती गुप्ता के बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि भूमि दान के जो साक्ष्य मिलते हैं वो अभिलेखों से ही मिलते हैं, चाहे वो शिलालेख है, चाहे वो ताम्र लेख है, चाहे वो गुहा लेख है, कोई भी हो जिससे हमें ये जानकारी मिलती है। तो पूना ताम्र लेख का संबंध किससे है? प्रभावती गुप्ता से। अब हम बात करते हैं, पॉइंट है नगर एवं व्यापार। ये पॉइंट हालांकि आगे हम डिस्कशन कल की क्लास में करेंगे, यहां इतना ही देखेंगे नगर और व्यापार। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यानी कि उत्तर वैदिक काल के बाद भारत में बड़े बड़े नगरों की स्थापना होनी स्टार्ट हो गई थी, जिसको हम महाजनपद कहते हैं। 16 महाजनपद हमने जिक्र किया और ये बड़े नगर जो थे कुछ नगरों की राजधानियां हुआ करती थी और इनमें एक नगर का जिक्र आएगा, वो है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है वो मगध की राजधानी कब बना? 4वीं सदी ईसा पूर्व में। क्योंकि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रत या राजगृह। तो पाटलिपुत्र मगध की राजधानी 4वीं सदी ईसा पूर्व में बनी और मगध इस पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया किसने था? उदयन ने, राजा हुआ था उदयन, उसने बनाया था। मौर्यों से पहले मगध पर 3 राजवंशों ने शासन किया था। पहला था हर्यक राजवंश, उसके बाद आता है शिशुनाग राजवंश और उसके बाद आता है नंद वंश। हर्यक, शिशुनाग और नंद। नंद के बाद मगध पर आएंगे मौर्य और मौर्यों के बाद हमने देखा ही है कौन कौन आते हैं, विदेशी आ जाएंगे, बाद में कुषाण, कुषाणों के बाद गुप्त आएंगे। तो इस समय हम इस तरह से हमने इनका जिक्र कर दिया। अब यहां पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, उनको हम डिस्क्राइब करते हैं
पॉइंट है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम जो है आपकी बुक के ऐसे कॉर्नर में लिखा हुआ है, ये है तमिल महाकाव्य, तमिल भाषा का महाकाव्य है शिल्पाधिकारम, जिसकी रचना किसने की थी? इलांगो ने। कौन था इसका लेखक? इलांगो। शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम का मतलब होता है पायल के गीत। तो ये राजा कोवलन और उनकी पत्नी जो उनकी प्रेमिका कनगी, उनकी कहानी है पायल के गीत, शिल्पाधिकारम। इसको हम नूपुर के गीत भी कह सकते हैं, नूपुर पायल के गीत। एक राजा का नाम मिलता है वहीं पर, सेन गुट्टूवन। अब देखो वहां पर बुक में लिखा है पांड्या राजा, तो गलती से लिखा गया सेन गुट्टूवन। कौन था? चेर वंश का राजा था सेन गुट्टूवन। तो सेन गुट्टूवन बहुत ही महान राजा हुआ है। चेर वंश का चोल चेर पांड्या हमने पढ़े, उनके बारे में जिक्र है। अब एक जिक्र आता है सुदर्शन झील के बारे में और जूनागढ़ में। अब सुदर्शन झील के बारे में कुछ बातें आप लिख लो। सुदर्शन झील जो थी वो कहां पर थी? गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील थी। इसका निर्माता कौन था? मौर्य वंश का राजा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। पुष्यगुप्त वैश्य सौराष्ट्र का प्रांतपति था, यानी कि गवर्नर था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक के समय योगराज तुशासन जो था, यहाँ का सौराष्ट्र का गवर्नर था योगराज तुशासन, लेकिन उसका जिक्र बहुत कम मिलता है। काम का प्रश्न जो बनता है कि किस शक राजा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, तो वो था रुद्रदामन। तो रुद्रदामन जो था वो शक राजा था। मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत में शकों का राज्य था। और रुद्रदामन ने एक लेख लिखवाया, जूनागढ़ लेख। ठीक है, जूनागढ़ गुजरात में, अपने बीकानेर में भी है, लेकिन गुजरात में जूनागढ़। जूनागढ़ विशुद्ध संस्कृत का सबसे बड़ा लेख था और रुद्रदामन ने इसको लिखाया था, जिसमें ये जानकारी मिलती है सुदर्शन झील के बारे में कि इसका पुनर्निर्माण कौन करवाता है? रुद्रदामन। और उसके बाद गुप्त राजा भी आएगा एक, स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त भी इसका पुनर्निर्माण करवाएगा। ये ध्यान रखना है, गुप्त वंश, स्कंदगुप्त, रुद्रदामन, और निर्माण कौन करवाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। अब मैं छोटी सी एक बात बताता हूं आपको, इतने पॉइंट को याद रखने का तरीका। इसमें हमने कुछ विदेशी पढ़े और कुछ देशी जो भारत के राजा। विदेशी पहले कौन आएंगे? इस पाठ के अनुसार शक, और शकों के बाद कौन आएंगे? कुषाण। हालांकि कुषाणों के बाद एक और विदेशी आएंगे, हूण, जो कि गुप्तों के समय आक्रमण करेंगे। देशी मौर्यों के बाद कौन आएंगे? शुंग, जिसका जिक्र है नहीं, हमने पढ़ा नहीं। फिर कणव, कणव के बाद कौन आएंगे? सातवाहन। सातवाहनों के बाद कौन आएंगे? इस पाठ के अनुसार गुप्त। जिस समय कुषाण थे उत्तरी भारत में और दक्षिण भारत में, सॉरी, हमने देशी कौन कौन से पढ़ने? सातवाहन। सातवाहनों के बाद वाकाटक भी आएंगे, और कुषाणों के बाद एक आए थे गुप्त। ये तीन देशी राजाओं का जिक्र आता है और तीन विदेशी राजाओं का। अब कर्मानुसार किसके बाद कौन है वो आपने ये देख लेना कि दो तो हम उत्तरी भारत के पढ़ेंगे। उत्तरी भारत में कुषाण, और कुषाणों के बाद उत्तरी भारत का मतलब है मगध। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। और कुषाणों के बाद कौन आएंगे? ये मगध में गुप्त। और दूसरी बात मैं करूं दक्षिणी भारत। दक्षिण भारत में कौन आएंगे? कुषाणों के समय कौन थे? सातवाहन। और सातवाहन के बाद गुप्तों के समय कौन आ जाएंगे? दक्षिण भारत में
वाकाटक। और पश्चिमी भारत में कौन थे इस समय? पश्चिमी भारत में थे जी शक। ये आपने डायग्राम ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये काम करना, आप इसको मुख्य पॉइंट लिख लेना। लिख करके ना मेरे को जिन्होंने बढ़िया तरीके से लिखे हैं, मेरे साथ व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको उस समय भी दिखाया था, और 9799054186 अच्छे से इसके नोट्स बना के देखते हैं कि कौन अच्छे से काम करता है। व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल नहीं लगेगी, कॉल नंबर दूसरा, तो मैसेज। और जैसे ही अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद तीसरा चैप्टर और चौथा, 4 चैप्टर है, चारों कंप्लीट होने के बाद हम इसके टेस्ट रख लेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को इसको शेयर कर दिया करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी वीडियो आए आपको वीडियो मिल जाए, चाहे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे 12th की, ठीक है। आप एक दो शेयर कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स को ऐड करो। धन्यवाद।